एक मिनट ठहरो, मैं कमरे से होकर आती हूँ, अभी सोबराय से बात न करना। वो ये कहती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगा ली। मैंने दिल ही दिल में तजिया किया तो पूरी नेक नियति के साथ इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा दिल भी किसी न किसी हद तक वीरा की तरफ माइल रहता था। वो जारहाना मजाज की मालिक थी और हमेशा पेशकदमी इख्तियार करती थी, इसलिए मैंने रफ्ता रफ्ता गुरेज का रवैया इख्तियार कर लिया था। मैं जानता था कि मैं उसकी अना को मजरूह किए बगैर उससे कितना ही गुरेज इख्तियार करूं तो अपने जज्बों के इजहार से कभी बाज नहीं आएगी। सच बात यह है कि उसके साथ ऐसी अचानक झड़पों से मुझे एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। वो मेरे लिए हल्की हड्डी बनी हुई थी, उगल सकता था न निगल सकता था। उसे धुतकारना मेरे दिल और ज़मीर को गवारा नहीं था। गजाला के होते हुए उस सुबह का अंदाम मैं विश को अपनाना मुहाल था। वो इस रम्ज को समझती थी, इसलिए जिस हाल में थी खुश थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दूसरों की मौजूदगी में मोहतात रहती थी। तखलिया मुयसर होता तो वो मेरे सर पर चढ़कर नाज़ो नखरे दिखाती थी। मेरे नीम हौसला अफजार रवैये से उसने कभी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने कमरे से हल्का सा मेकअप करके वापस नमूदार हुई तो शोराए जवाला बनी हुई थी। मेकअप की हल्की सी तय से उसके चेहरे की जिल्द मखमल की तरह हमवार हो गई थी। कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इजाजत हो तो अब सोबराज को देख लूं? मैंने उसके चेहरे का नाकदाना जायजा लेते हुए पुरमजा अंदाज में पूछा। सेटेलाइट फोन शायद उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अगर वो जिंदा है तो अपनी कॉल खुद ही रिसीव करेगा। मैंने नंबर मिलाया। एक रेडियाई गूंज के साथ राब्ता कायम हुआ और दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। इस दौरान में वीरा अपने लिए सिगरेट सुलगा चुकी थी। वक्त रिंग रिंग कर गुजर रहा था। यह के बाद दीगरे 3 तवील घंटियां बज चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से महसूस होने लगी। शायद मेरा शिकार अपनी मौत आप मर चुका था। चौथी घंटी शुरू होने के बाद मेरे कान में सोबराज की नकाहत ज़दा हैलो गूंजी। लहजा वही था, अंदाज तहकमाना था, लेकिन आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मुबारक हो, तुम खासे धूम धड़के के साथ पाकिस्तान वापस आए हो। मैंने उसकी आवाज़ पहचान कर खुशी से कहा। खुशी उसकी वापसी की नहीं थी, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने वीरा के मशवरे पर अमल करके अपने गुमशुदा शिकार का सुराग लगा लिया था। डैनी, उसने तारुफ के बगैर मेरी आवाज़ पहचान ली और बेसाख्ता कहा, तुमने मेरे साथ दगा किया है। मेरा मुकद्दर यावरी ना करता तो मैं मारा गया था। मैंने दगा किया है? मैंने तहय्युर ज़दा आवाज़ में सवाल किया। मैंने मोटरसाइकिल पर आने वाले दोनों हमलावरों को देखा था। तुमने चालाकी से काम लिया और कराए कि ऐसे आदमियों को मेरे पीछे लगाया जो देखने में अमरीकी मालूम हो रहे थे। तुम मुझसे पहले ही कह चुके थे कि वो लोग आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम समझ रहे थे कि इस तरह सारा शुबा निक पर आएगा, तुम साफ बचे रहोगे। लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुमने मुझसे खुली बदअहदी की है। मैंने बहुत तहम्मुल और हैरत से उसकी पूरी बात सुनी। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, यह जहर किसने उगला है? वो मेरे आदमी नहीं थे। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे वादे पर एतबार कर लिया। तुम्हारे सिवा यहां मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वो 100% अमरीकी कमांडोज थे, कराए के आदमी नहीं थे। मैं कैसे मान लूं? मैं इन लोगों के लिए अहम काम कर रहा हूं। वो बरसों से मेरे मुरब्बी और साथी रहे हैं। इन्हें यकायक मुझसे क्या पुरखाश हो गई कि इन्होंने मुझे सफाई का कोई मौका दिए बगैर मरवाने का फैसला कर लिया। तुम निक हार्वे से बात करो, तुमको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं इससे बात कर चुका हूं। अमरीकी चेहरे पहचान लेने के बाद मेरा ख्याल उसी की तरफ गया था। वो अब भी मेरा दोस्त और बही ख्वाह है, तो उसने मुझसे शिकायत नहीं की। मेरे साथ पेश आने वाले रूह फरसा वाक़े पर शुरू से आखिर तक हमदर्दी का इजहार करता रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो आदमी मेरे भेजे हुए थे? उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। वो रास्तगो आदमी है। सोबराय निक के गुण गा रहा था। उसने ये जरूर कहा कि वो हमला मेरे किसी दुश्मन की तरफ से किया गया था। कोबरा का दरमियानी किरदार उसके लिए बहुत अहम है। उसके खो जाने से इसका सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। उसे यह जानकर सदमा हुआ था कि सफेद फार्म हमलावरों की वजह से मैंने उस पर शुबा किया था। निक बहुत शातिर आदमी था। उसने बहुत होशियारी से काम लेते हुए अपने दामन की स्याही मेरे चेहरे पर थोपने की कोशिश की थी। निक की मालूमात के मुताबिक मैं यानी टैनी कर्नल टावर की कैद में था, इसलिए उसने मेरा नाम नहीं लिया था। सोबराज के सामने अपनी पोजीशन की वजाहत पर इक्तिफा किया था। वो लोमड़ी की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा चालाक था। उसे सोबराज के साथ हमदर्दी का इजहार करके और किसी किस्म की कोई शिकायत न करके उसे बावर करा दिया था कि वो हमला अमरीकी कैंप की तरफ से नहीं किया गया था। इस वक्त सोबराज के सामने उसका सबसे सरगर्म दुश्मन मैं था।
निक की वजाहत कबूल कर लेने के बाद मंतकी तौर पर उसका ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए था। उसने अपने तौर पर यह समझ लिया था कि मैंने उसे 2 दिन की मोहलत देने के बजाय वादा खिलाफी करते हुए उसकी जिंदगी का चिराग फौरी तौर पर गुल करने की कोशिश की थी। चंद लम्हों के लिए मैं चकरा कर रह गया। फौरी तौर पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका कि सोबराज की वो संगीन गलत फहमी रफा करने के लिए किस रुख से बात करूं। तुमको मालूम है कि आजकल कराची अमरीकियों के लिए मरघट बना हुआ है। मैंने संभाला लेकर अपनी बात शुरू की। यहाँ किराए की बात दूर है, असल अमरीकी भी बहुत कम देखने में आते हैं। तुमको ये सोचना चाहिए कि मैं उन्हें कहाँ से लाता। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम मेरे अकलौते दुश्मन हो। मेरे साथ जो कुछ हुआ है इसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ हो सकता है। उसकी आवाज़ तल्ख हो गई। इस वक्त मेरे सीने, शाने और गर्दन पर जख्म है। अभी मैं डॉक्टर के मशवरे से आराम कर रहा हूँ। सेहतयाब होती तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे कानों में उसकी जहरीली हंसी की आवाज़ गूंजी। फिर वो बोला, तुम राजमहल की दीवारों से अपना सर फोड़ते रहो, कहीं तुम्हें मेरा साया तक नहीं मिल सकेगा। इलाज के लिए मैंने रोपोशी इख्तियार कर ली है। अब मैं इसी वक्त मंजर-ए-आम पर आऊंगा जब फिजा में मंडलाते हुए खतरात के बादल छट जाएंगे और तुम्हारा सफाया हो चुका होगा। निक पक्का मुनाफिक है। वो दीदा दिलेरी से झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी तशवीश को छुपाते हुए जवाब दिया। पजीरो वाले हादसे के बारे में जो बातें कल तक सिर्फ मुझे मालूम थी और पूरी तरह सिगाए राज में थी, वो फैल रही हैं। पुलिस को सरगर्मी से मैरी क्लार्क की तलाश है, जिसे तुम्हारी पजीरों में राजमहल से बाहर लाया गया था। मेरी तरह निक भी ये जान चुका है कि मैरी क्लार्क के भेस में वीरा राजमहल में गई थी। तुमने ये खबर इन लोगों से छुपाए रखी कि तुमने वीरा को पकड़ लिया है और आखिरकार वो तुम्हारे कब्जे से निकल गई। इनके लिए वीरा बहुत अहम थी। तुमने उसको पकड़ लेने का किस्सा छुपाकर इनसे गद्दारी की है। मैंने खुद उससे बात की है। उसने मुझसे इस बारे में कोई शिकवा नहीं किया। शिकवा करके वो तुम्हें होशियार कैसे कर देता। इस बार तुम अपनी किस्मत की खूबी से बच गए। अगली बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने गद्दारों और दुश्मनों के साथ यकसां सलूक करते हैं। तुमको माफ नहीं करेंगे। इस बार वो बुरी तरह चौंका था। ये जुमला तुम्हारा नहीं है। क्या इस बारे में निक से तुम्हारी कोई बात हुई थी? वो बहुत नाजुक सवाल था। मैंने उसे घुमाने के इरादे से पूछा, तुम किस फिक्र की बात कर रहे हो? गद्दारों और दुश्मनों वाली बात तुमने कहां से सुनी थी? निक हार्वे, टॉम पैट्रिक और एडी हाक। मैंने अपने ज़हन में उभरने वाले तीनों नाम दोहराते हुए कहा, ये सब इस मुल्क के दुश्मन हैं। वो इसी असूल पर काम करते हैं। वो नाकामियों को दरगुजर कर देते हैं, गद्दारी को मुआफ नहीं करते। वीरा को इनसे छुपाकर तुम इसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हो। लेकिन राजमहल के अंदर की बात उसे कैसे मालूम हो सकती थी? उसकी कम फहमी पर मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो आलमगीर नेटवर्क चलाते हैं, हर बात से बाखबर रहने का फन जानते हैं। राजमहल के मुलाजमों में उनके मुखबर भी हैं। वो तुमसे तनख्वाह लेते हैं और निक के लिए काम करते हैं। इसका इन्हें इनाम मिलता है। यह भी हो सकता है, लेकिन मेरा ज़हन तुम्हारी कहानी को कबूल नहीं कर रहा। अपनी पोजीशन बचाने के लिए तुम निक को लपेट रहे हो। मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि आज से 2 दिन की गिनती शुरू हो गई। परसों शाम तक तुम्हारे तायब होने की च्वाइस सामने आने शुरू ना हुए तो मैं तुम्हारे खून का प्यासा बन जाऊंगा। मेरा जहन माऊफ है, मगर मेरा यह फैसला अटल है कि अब मैं खतरा टलने से पहले सामने नहीं आऊंगा। मुझे अंदाजा होता कि यहाँ मेरे खून के प्यासे फिर रहे हैं तो मैं बैंकॉक से हरगिज़ वापस ना आता। मेरा ख्याल है तुम आए नहीं हो, जबरदस्ती बुलाए गए हो। इस बार मुझे बरजस्ता वो बात सूझ गई और मैंने बिला तआम्मुल कह डाली, ये तुम कैसे कह रहे हो? मेरी जुबान से हकीकत हाल का इजहार सुनकर वो बौखला कर हकलाने लगा था। शायद मेरा वो तीर निशाने पर बैठा था। मैंने कहा, मुझसे ज्यादा सवालात मत करो, मैं सवाल सुनने का आदी नहीं हूं। तुम ये देखो कि मैं क्या कह रहा हूं और इसमें कितना वजन है। तुमने मुझे हिला कर रख दिया है। इसका मतलब है कि मैं यहां भी महफूज नहीं हूं। उसकी आवाज से फिक्रमंदी और मायूसी का इजहार हो रहा था। तुम कहां हो? मैं नरमी से सवाल किया। मैं ये गलती दोहराने का कायल नहीं हूं। मैंने निक को बता दिया है कि मैं कहां हूं। अगर वही मेरा छुपा हुआ दुश्मन है तो मैं यहां भी महफूज नहीं हूं। उसके आदमी किसी भी वक्त यहां घुस सकते हैं। बहुत अच्छा किया कि तुमने ये बात मुझे बता दी। अब तुम्हारा दुश्मन आसानी से तुम्हारी नजरों में आ जाएगा और तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लोगे। वो कैसे? सुबराज का वो सवाल बेसाख्ता था। मैंने लम्हा भर के बाद कहना शुरू किया, तुम खामोशी से अपना ठिकाना बदल लो। निक अपने आदमियों की नाकामी पर मुश्तइल होगा। इस वक्त पूरे शहर में सिर्फ वो तुम्हारे मौजूदा ठिकाने से बाखबर है। वो नाकामी का अजाला करने के लिए तेजी से दोबारा वार करेगा। जगह बदल लेने के बाद तुम महफूज रहोगे। नाकामी दोबारा उसके आदमियों का मुकद्दर बनेगी। मौजूदा ठिकाने पर हमला होता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि निक ही तुम्हारा दुश्मन है। तुम ज़हीन हो। सुबराज की आवाज़ सपाट थी। जख्मों से ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरा जहन पूरी तरह साथ नहीं दे रहा।
یہ ترکیب بہت آسان اور محفوظ ہے۔ اگر نک مجھے غدار سمجھ رہا ہے تو آج کی رات ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات طے ہے کہ تم اس وقت راج محل میں نہیں ہو، میں نے تصدیق چاہی۔ میرے اعصاب ضرور بکھرے ہیں، مگر ابھی میں اتنا دیوانہ نہیں ہوا کہ راج محل میں جا کر اپنے دشمنوں کے کھلے نشانے پر بیٹھ جاتا تاکہ آؤ اور مجھے مار کر چلے جاؤ۔ اگر تم نے اپنے آدمی راج محل پر لگائے ہوئے ہیں تو انہیں واپس بلا لو۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ سنیل بھی تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے روا روی میں پوچھا۔ اچانک وہ تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ میرے سوال پر وہ بھڑک اٹھا۔ مرسیڈیز سے صرف 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، سنیل ان میں شامل نہیں تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں زیر علاج ہے۔ صوبراج کا جواب مبہم تھا۔ سنا ہے کہ تم اسے شہر سے باہر بھیج کر اس کی بیوی کو راج محل میں بلاتے رہے ہو، اور کھتری ذات کی وہ عورت ایک برہمن کی حوث کا کھلونا بننے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ بات تم نے کس سے سنی؟ پھر سوال کیا تم نے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں زیادہ سوال سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں کسی کی چوری نہیں کرتا۔ نیچ ذات کی عورتوں پر میرا حق بنتا ہے۔ یہ کس وید میں لکھا ہوا ہے؟ میں وید نہیں پڑھتا، پنڈتوں پجاریوں سے یہی سنا ہے۔ سنیل کا بھی یہی حال ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو اپنے پہلو میں جگہ دے کر تم اس کی عزت افزائی کر رہے ہو۔ یہ دھرم کی بات ہے۔ نیچ ذات کی عورتیں اونچی ذات کے پنڈتوں سے ملاپ کرتی ہیں تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں دھرم کے ساتھ دنیا داری کا خیال رکھتا ہوں، اسے انعام و کرام سے اتنا نوازتا ہوں کہ وہ خوش رہتا ہے۔ اور جب اونچی ذات کی کوئی عورت کسی نیچ مرد سے ملاپ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا مرد کے درجے بلند ہو جاتے ہیں؟ میں نے کاردار لہجہ میں پوچھا۔ یہ کشٹ ہے، پاپ ہے۔ ایسی عورت کو جو سزا نہ دی جائے وہ کم ہے۔ اسے بے ساختہ جواب دیا، پھر کہا، یہ تم کیا گندی باتیں لے بیٹھے؟ بات اونچی ذات کے ہندوؤں کی عیاشی کی ہو رہی تھی تو صوبراج کو اپنے دھرم کی باریکیاں سوچ رہی تھیں۔ وہی موضوع اعلیٰ ذات کی عورتوں کی آوارگی کی طرف منتقل ہوا تو صوبراج کو ان باتوں میں یکایک گندگی نظر آنے لگی۔ اس وقت مجھے اس سے کوئی محض آرائی مقصود نہیں تھی، اس لیے میں نے بات آگے بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی، ورنہ یہ آج بھی ایک حقیقت ہے۔ ذات پات کا کڑا ترجیحی نظام ہر روشن خیال ہندو کے لیے شرمندگی اور ندامت کا سبب بنتا ہے۔ تم سے کل بات کی جائے تو تم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگے، میں نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد نرمی سے کہا۔ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنی سہولت کے مطابق تم سے بات کر لیتا۔ شاید کل بھی میری مرہم پٹی میں کافی وقت لگے گا۔ تم نے ڈریسنگ کے وقت فون کیا تو میں تم سے بات نہیں کر سکوں گا۔ ایسا ہو تو جواب ضرور دے دینا، میں دوبارہ فون کر لوں گا۔ صوبراج سے بات ختم ہو جانے کے بعد ویرا مجھے آنکھ مارتے ہوئے بولی، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، اسی طرح بوکھلایا ہوا مرد اپنی محبوبہ کی طرف جاتا ہے۔ آج تمہارے ذہن پر یہی سب خرافات سوار ہیں۔ میں نے ترشی سے کہا، کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہو، مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے دو۔ میں نے سب سے پہلے جلال کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کیا۔ وہ راج محل کے طواف میں کئی گھنٹے برباد کر چکا تھا۔ اسے یہ سن کر مایوسی ہوئی کہ صوبراج نے زخمی ہونے کے بعد اپنے گھر کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ کہیں اور پناہ دی تھی۔ بہرحال اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا مزید وقت برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ وہ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ مسلسل راج محل کی نگرانی میں الجھا ہوا تھا۔ اسے چند کاموں سے نمٹ کر ہماری طرف آنے کا وعدہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ جلال کو بریف کرنے کے بعد میں نے اول خان سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ صوبراج سے میری بات ہو جانے کے بعد کسی کو راج محل کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے شناسہ اخباری نمائندے کے ساتھ ملاقات میں مصروف تھا۔ اول خان کی زبانی وہ اطلاع پا کر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اخبارات میں صوبراج کے کرتوتوں کی تشہیر کا معاملہ 1-2 روز کے لیے مؤخر کر دوں، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ صوبراج کے ساتھ تصادم ناگزیر ہو چکا تھا۔ وہ پاکستان میں موجود تھا۔ آثار یہ بتا رہے تھے کہ فوری طور پر قانون اس کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکے گا۔ اس کی سرکوبی کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم کو اپنے طور پر کرنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اپنے ضروری کاموں سے نمٹ گئے ہوگے۔ دوسری کال ختم ہونے کے بعد ویرا نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکیرتے ہوئے کہا، اگر تم کوئی معقول بات کرنا چاہتی ہو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب تم پر قرض ہے۔ آفت زدہ مرد اپنی محبوبہ کو گولی مار کر نشیب میں کھڑے ہوئے پانی میں ڈوب کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے رویے کا انحصار اس بات پر ہے کہ محبوبہ کیسی ہے اور اس کی عمر کیا ہے۔ میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، تم خام خواہ پیچو تاب کھا رہے ہو، میں کام کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، فرض کرو کہ مرد صوبراج ہو اور سنیل کی بیوی اس کی محبوبہ یا رکھیل ہو تو کیا ہوگا؟ اوہ، میں چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ صوبراج نے سنیل کے گھر پر پناہ لی ہوئی ہے؟ چاہ نہیں رہی، بلکہ میں یہی کہہ رہی ہوں۔ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ تمہاری زبان سے سنیل کا نام سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بری طرح چونکا تھا، میں نے کہا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے تو اپنی جان کے بدترین خوف میں مبتلا ہے۔
हो सकता है कि उसने मेरे मशवरे पर अमल करते हुए अब तक वो ठिकाना छोड़ दिया हो। हमें उसे कुछ नहीं लेना, उसे निक का इम्तिहान लेने दो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उस पर कातलाना हमला करने वाले तुम नहीं थे। फिर इस सारी बहस का क्या फायदा? मैंने उसे घूर कर पूछा। अमरीकी कैंप को आजकल हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ढील मिली हुई है, इस मौका से फायदा उठाकर क्यों ना इनको थोड़ा सा रगेद दिया जाए। वीरन ने तजवीज पेश की। ख्याल बुरा नहीं है, मैंने उसकी तायद की। इंतहाई बुरा बल्कि बिल्कुल वाहियात है। बाहरादारी में से सुल्तान शाह की आवाज आई और वीरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। चंद सानियों के बाद वो गजाला के पीछे पीछे आ गया। तो मेरी किस बात को वाहियात कह रहे थे? वीरा ने उससे पूछा। वही जो तुम कह रही थी। सुल्तान शाह ने पैर पर पैर रखकर बेनियाजी से कहा। मैं यही पूछ रही हूं कि तुमने मेरी जुबान से क्या सुनकर अपनी कीमती राय सादर की थी। पता नहीं, मैं फजूल बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रखता। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो लोग इस ठिकाने पर आएंगे और अपने मतलूब आदमी की तलाश में नाकाम होकर वापस लौट जाएंगे। वीरा ने उसे यकसर नजरअंदाज करके मुझसे कहना शुरू कर दिया। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पहले से वहां छुप कर तमाशा देखते रहेंगे। वो लौटेंगे तो हम यकायक उन पर हमला कर देंगे। इनमें से एक आदमी मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश होगी कि किसी को जिंदा पकड़ लें। सुल्तान शाह से सब्र नहीं हो सका। उसने बेताबी से वीरा की बात काट कर कहा, यह तुम मुअम्मे में किन लोगों की बात कर रही हो? मतलूब आदमी कौन है? ये इशारे कुनाए मेरे सर पर से गुजर रहे हैं। इनका सर पैर क्या है? वो तुम्हारे लिए नहीं है, यानी समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारे लिए सब वाहियात बातें हैं। इन पर अपना नन्ना सा सर न खपाओ। अरे हाई, सुल्तान शाह इधर उधर देखते हुए बोला, तुम दोनों इतने बड़े घर में अकेले बैठे हुए हो, ये अव्वल खान कहाँ चला गया? निचले बैठे रहो, ज्यादा चर्ब जुबानी दिखाने की कोशिश ना करो। वो 2 मिनट पहले उठकर एक जरूरी काम से गया है। वीरा को राय, उसे वो काम तुम ही ने समझाया होगा। वो सर हिलाते हुए बोला, तुम्हें अव्वल खान क्यों याद आ रहा है? उसके होने या जाने से क्या फर्क पड़ता है? गजाला ने हंसते हुए सुल्तान शाह को मजीद उकसाने की कोशिश की। यहाँ की फिजा साफ नहीं है। सुल्तान शाह ने एक बहुत गहरा सांस लेकर कहा, नामहरम मर्द और औरत को तन्हाई मुयस्सर हो तो इनके दरमियान शैतान जरूर कूद पड़ता है। और फिर यहाँ तो औरत भी वीरा खानम है। तुम देख नहीं रही कि ये बिल्ली की तरह बनाव सिंगार करके बैठी हुई है? अरे हाँ, गजाला उसी बेपरवायाना हंसी के साथ वीरा की तरफ मुतवज्जा होगी। आज तुम्हें मेकअप करने का कैसे ख्याल आ गया? कभी कभी आ ही जाता है। वीरा ने हल्की सी खिफत के साथ बात शुरू की और मैंने उसकी शर्मिंदगी का अंदाजा करते हुए बात दरमियान से उचक ली। तुम दोनों ने आते ही मूड बर्बाद कर दिया। इस वक्त हम सोबराज के बारे में सोच रहे थे। कुछ पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया? सोबराज का नाम सुनते ही सुल्तान शाह अपनी चौकड़ी भूल कर राह रास्त पर आ गया। सैटेलाइट फोन पर डैनी ने उससे बात की है। वीरा ने मुझसे पहले बोलना शुरू कर दिया और फिर एक ही सांस में उन्हें सब कुछ बताती चली गई। तुम्हारा नजरिया बहुत जानदार है। गजाला ने पूरी बात सुनकर वीरा की तायद की। सोबराज के सुनील के घर पर पाए जाने के इम्कानात बहुत कवी हैं। सुनील भी वहीं होगा। सुल्तान शाह ने राय सनी की। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हकारत से कहा, वो एक बेगैरत शौर है, सब कुछ जानते बूझते हुए अनजान बना हुआ है। वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने वली नेमत की खिदमत कर रहा होगा। इस वक्त वो क्या खिदमत करेगा? वो खुद जख्मों से चूर होगा। गजाला बोली, इस औरत के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। वीरा ने कहा, एक बिस्तर पर उसका महबूब पड़ा है और दूसरे पर शौहर। दोनों जख्मों से बेहाल हैं। वो किसे देखेगी? वो सोबराज को देखेगी। सुल्तान शाह के पास जवाब तैयार था। क्यों? वो औरत है, उससे वफा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। ये ऐसा ही है जैसे आम के पेड़ में पपीता आने की तवक्का की जाए। सुल्तान शाह ने संजीदगी सी अनोखी मिसाल पेश कर दी। ये तुम पर चोट है। वीरा ने गजाला को वर्गलाया, तुम भी एक औरत हो। मैंने ये बात सब औरतों के लिए नहीं कही। सुल्तान शाह ने बौखलाकर अपनी बात की तस्दीक की। वैसे तो तुम भी औरत हो, लेकिन इतनी बेवफा नहीं हो। बिलावजह मक्खन लगाने की कोशिश न करो। वफा मुझे छू कर भी नहीं गुजरी। वीरा के लिए उसकी राय से मुत्तफिक होना नामुमकिन था। वो कह रही थी, मेरे मिजाज में वफा होती तो अपने वतन को छोड़कर पाकिस्तान आती, न यहाँ अपने हम वतनों से लड़ रही होती। इनके दरमियान नोक झोंक का सिलसिला चल पड़ा। मैंने इन सब से लाताल्लुकी इख्तियार करके अपनी आंखें मूंद ली और सुनील के घर के बारे में वीरा की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। जलाल आया तो शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। रोशनियां जला दी गई थीं। इसे मिलते हुए मैंने महसूस किया कि वो कुछ मुजमहल और बददिल सा हो रहा था। कमाल है कि किसी को भी पहले उसके सैटेलाइट फोन का ख्याल नहीं आया। उसने हमारे साथ बैठते हुए कहा, राजमहल के पीछे मेरा बहुत सारा वक्त बर्बाद होने से बच जाता। पहले फोन किया जाता तो शायद जवाब ही न मिलता और हम अंधेरे में टामक ठुइयां मारते रह जाते। मैंने जवाब दिया। इस वक्त भी उसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो सख्त तकलीफ और अजियत में मुब्तला है। उसे सिर्फ जख्मों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे शुबा है कि गोलियों से उसकी कोई हड्डी भी टूटी है। मुझे तसल्ली है कि वो पाकिस्तान ही में है। उसके गायब होने से मैं शदीद ज़हनी परागंदगी का शिकार हो गया था। मैं भी इस खलजान से गुजर रहा हूँ। मैंने हंस कर कहा, इस उलझन में तुम अकेले नहीं थे।
سب کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ تم نے وہاں کافی وقت گزارا ہے، یہ سناؤ کہ حادثے کے بعد راج محل کے کیا حالات ہیں؟ اس پرشگو عمارت کے در و دیوار سے اداسی ٹپک رہی ہے، پھاٹک اور دروازہ مسلسل بند ہے۔ حد یہ ہے کہ اندر سے چڑیا کا کوئی بچہ بھی باہر نہیں نکلا۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے سارے ملازمین اندر کلا بند ہو کر بیٹھ گئے ہوں۔ میرا وہاں فون کرنے کا ارادہ تھا، میں سوبرائے سے ملاقات کے بہانے سے وہاں جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ پر سنیل کو بتا دیا تھا کہ میں شام کو راج محل آؤں گا، لیکن تمہارے تجربے کی روشنی میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔